तो फिल्म की शुरुआत होती है आधी रात से, जब सब सो रहे थे। सिसिलिया जाग रही थी। बेड की दूसरी तरफ उसका हस्बैंड सोया हुआ था, जो कि एक बहुत ही मशहूर और अमीर ऑप्टिकल इंजीनियर था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल आइडियल दिखती थी, लेकिन अंदर से वही जानती थी कि वो किस नरक में रह रही है। उसका हस्बैंड एक जालिम और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इंसान था। वो उसे हर चीज में कंट्रोल करता था, उसे टॉर्चर करता था, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान करता था। और इसी वजह से अब वो उससे आजादी चाहती थी। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वो आदमी उसे इतनी आसानी से अपनी लाइफ से निकलने नहीं देगा। इसलिए उसने भागने का फैसला किया। पूरा प्लान वो पहले ही बना चुकी थी। भागने से पहले वो उसे बेहोश करने के लिए एक मेडिसिन देती है, और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि वो गहरी नींद में जा चुका है, वो धीरे धीरे बेड से उठती है, बहुत ही सावधानी से, ताकि जरा सी भी आवाज ना हो। अब वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है और घर से निकलने की तैयारी करती है। घर के सभी सिक्योरिटी कैमरों को वो डिसेबल कर देती है, सिवाय एक कैमरे के जो उसके रूम में लगा हुआ था, ताकि वो अपने फोन से उस पर नजर रख सके। इसके बाद वो जल्दी से कपड़े बदलती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी गैराज में उसे अपना डॉग दिख जाता है। इस बेचारे मासूम जानवर को वो उस जालिम इंसान के रहमो-करम पर नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए जाने से पहले वो उसे भी आजाद करने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो उसका कॉलर उतारने की कोशिश करती है, गलती से कार का अलार्म बज जाता है। अलार्म की तेज आवाज से वो बुरी तरह डर जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। डर और बेचैनी के उस माहौल में वो जल्दी से जंगल की तरफ भागती है। उधर उसका हस्बैंड भी जाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए पीछे आता है। वो लगभग पकड़ी ही जाती, लेकिन तभी जंगल के बाहर उसकी दोस्त एमिली उसकी मदद के लिए कार लेकर खड़ी मिलती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, बेहोश करने वाली मेडिसिन की बोतल उसके हाथ से गिरकर जंगल में कहीं खो जाती है। इतने में उसका हस्बैंड भी वहां पहुंच जाता है और कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली तेजी से गाड़ी भगा देती है और दोनों वहां से दूर निकल जाते हैं। आखिरकार उस रात सिसिलिया वहां से बचकर निकल जाती है। वो आजाद तो हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये आजादी ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली है। 2 हफ्तों बाद सिसिलिया एमिली के एक्स हस्बैंड जेम्स और उसकी बेटी सिडनी के घर पर रह रही होती है। लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसके दिल से डर बिल्कुल नहीं निकला था। उसे हर वक्त यही लगता रहता था कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ लेगा, उसे पकड़ लेगा। इसी वजह से वो घर से बाहर निकलने से भी डरती थी। इस पूरे समय उसे एक बहुत अजीब सा एहसास होता रहता था, जैसे कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो। इन सब चीजों की वजह से वो पहले से भी ज्यादा डरी हुई और मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगी थी। फिर एक दिन एमिली उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सिसिलिया बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो कुछ भी बोल नहीं पाती। वो इतनी ज्यादा हैरान थी कि उसे समझ ही नहीं आता कि इस खबर पर कैसे रिएक्ट करे। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। वो तुरंत उठकर बाथरूम में चली जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आता कि जो आदमी अपनी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल करता था, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ और अपने काम को भी, वो ऐसा कमजोर कदम कैसे उठा सकता है। वो एमिली से कहती है कि नहीं, ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वो इतना घमंडी, इतना कंट्रोल फ्रीक और इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड था कि वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एमिली उसे समझाती है कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है। पुलिस और सोसाइटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब वो हमेशा के लिए सुरक्षित है। अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काफी देर तक खुद को समझाने के बाद आखिरकार सिसिलिया हिम्मत जुटाती है और घर से बाहर निकलने का फैसला करती है। वो मेल बॉक्स चेक करती है। वहां उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर एक लॉयर की तरफ से था और उसके हस्बैंड के भाई टॉम की तरफ से भेजा गया था। जब वो लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने मरने से पहले उसके लिए $5 मिलियन छोड़ दिए हैं। ये सुनकर वो हैरान भी होती है और खुश भी। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। सबसे पहले वो उन पैसों से जेम्स और सिडनी के लिए गिफ्ट्स खरीद कर लाती है, क्योंकि वो उन्हीं के घर पर रह रही थी और उन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। सिडनी के साथ तो उसका खास लगाव हो गया था। वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी। उसे पता था कि सिडनी फैशन स्कूल जाना चाहती है, इसलिए वो उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाने का फैसला करती है। ये सब करने के बाद उसे लगा था कि अब वो रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन उल्टा उसका डर और बढ़ने लगा। उसे हर वक्त वही अजीब सा एहसास आता रहता था।
जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। अगले ही दिन ये एहसास और भी स्ट्रांग हो जाता है। किचन में काम करते वक्त अचानक एक चाकू अपने आप शेल्फ से गिर जाता है। वो चौंक जाती है। फिर किचन में गैस के पास अचानक आग लग जाती है। वो घबरा जाती है और मुश्किल से आग बुझाती है। उसी रात जब वो सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, तो उसे फिर महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो पूरे कमरे में देखती है, दरवाजा खोलकर बाहर भी चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो खुद को समझाती है कि ये सब उसका वहम है और वो सोने की कोशिश करती है। लेकिन आधी रात में अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे अपने बहुत पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। उसका शरीर डर के मारे बिल्कुल जाम हो जाता है। वो हिल भी नहीं पाती। कुछ सेकंड बाद अचानक कोई उसके ऊपर से चादर खींच लेता है। वो डर के मारे उठकर बैठ जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, कमरे में कोई है, कोई ऐसा जो दिख नहीं रहा। अब वो साफ महसूस कर पा रही थी कि सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। डर के मारे वो तुरंत जेम्स को फोन करती है। जेम्स आता है और पूरे घर की तलाशी लेता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। जेम्स सोचता है कि सिसिलिया अभी भी ट्रॉमा में है और उसे आराम करने की सलाह देता है। अगले दिन वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वो बहुत नर्वस थी, लेकिन अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी। जैसे ही वो अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए फाइल खोलती है, वो अंदर से पूरी खाली निकलती है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। ये देखकर उसे जोर का झटका लगता है। उसका सिर घूमने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है, डॉक्टर बताते हैं कि उसके ब्लड टेस्ट में एक मेडिसिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। वही मेडिसिन जो उसने अपने हस्बैंड को बेहोश करने के लिए दी थी। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वही मेडिसिन की बोतल जो जंगल में गिर गई थी, अब उसके घर में वापस मिलती है। अब उसे 100% यकीन हो जाता है कि कोई उसके साथ खेल रहा है। कोई ऐसा जो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त उसके आसपास मौजूद है। उसे समझ आ जाता है, उसका हस्बैंड जिंदा है, क्योंकि वो एक ऑप्टिकल इंजीनियर था। जरूर उसने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होगी जिससे वो खुद को इनविजिबल कर सकता है। वो जेम्स और टॉम को सब बताती है कि एड्रियन जिंदा है और इनविजिबल बनकर उसे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते। टॉम कहता है, कोई इंसान मरकर वापस नहीं आ सकता। सबको लगता है कि सिसिलिया का दिमाग अभी भी ट्रॉमा में है। परेशान होकर वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त एमिली के पास जाती है, लेकिन वहां एक नया झटका उसका इंतजार कर रहा था। एमिली उस पर गुस्सा होने लगती है। वो बताती है कि उसे सिसिलिया की तरफ से एक भयानक ईमेल मिला है, जिसमें उसे बहुत बुरा-भला कहा गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सिसिलिया शॉक में आ जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजा। वो समझाने की कोशिश करती है कि कोई इनविजिबल इंसान उसके आसपास है और वही ये सब कर रहा है, लेकिन एमिली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और यहीं से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बिखरने लगती है। एमिली उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो गुस्से में कहती है कि सिसिलिया अब पूरी तरह पैरानॉइड हो चुकी है और हर चीज का इल्जाम किसी इनविजिबल इंसान पर डाल रही है। सिसिलिया बार बार समझाने की कोशिश करती है कि सच में कोई है जो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहता है। वही उसके साथ ये सब कर रहा है, ईमेल्स भेज रहा है, चीजें हिला रहा है, सबको उसके खिलाफ कर रहा है। लेकिन एमिली उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार दोनों के बीच इतनी बहस हो जाती है कि एमिली उसे वहां से जाने को कह देती है। टूटी हुई हालत में सिसिलिया वापस जेम्स के घर लौट आती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी अचानक घर के अंदर फिर से अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, जैसे कोई उसकी सांसों की आवाज सुन रहा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगती है। तभी अचानक सिडनी जोर से चीखती है। सिसिलिया दौड़कर उसके पास जाती है। सिडनी अपने चेहरे को पकड़े हुए खड़ी होती है और कहती है कि किसी ने उसे जोर से मारा है, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं होता। जेम्स ये सब देखता है और सीधे सिसिलिया को शक की नजर से देखने लगता है। सिडनी भी डरकर कहती है कि शायद सिसिलिया ने ही उसे मारा है। ये सुनकर सिसिलिया पूरी तरह टूट जाती है। वो बार बार कहती है, मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगी? लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जेम्स गुस्से में अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। सिसिलिया उनके पीछे भागती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी।
जिस जिस इंसान ने उसका साथ दिया था, सब उससे दूर हो गए थे। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए वो फैसला करती है, अब वो इनविजिबल आदमी से डरेगी नहीं। अब वो उसका सामना करेगी। वो किचन से एक नाइफ उठा लेती है, फिर पूरे फ्लोर पर पाउडर और आटा फैला देती है ताकि अगर कोई इनविजिबल इंसान चले तो फुटप्रिंट्स दिख जाएं। वो ध्यान से चारों तरफ देखने लगती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर धीरे धीरे फ्लोर पर पड़े पाउडर में हलचल होने लगती है, जैसे कोई उस पर चल रहा हो। फुटप्रिंट्स बनते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। मतलब साफ था, वो यही था। फिर अचानक वो सारी चीजें अपने आप साफ होने लगती है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके प्लान को फेल कर दिया हो। सिसिलिया का डर अब गुस्से में बदल चुका था। अब वो कंफर्म करने के लिए एड्रियन के फोन पर कॉल करती है, और तभी घर के ऊपर आटिक से रिंगटोन सुनाई देती है। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे सीढ़ी लगाकर आटिक में जाती है। वहां अंधेरा और धूल भरा माहौल होता है। उसे एड्रियन का फोन मिल जाता है। फोन के अंदर उसकी कई सीक्रेट फोटोज होती है। ऐसी फोटोज जो तब ली गई थी जब वो सो रही थी, नहा रही थी या अकेली बैठी थी। मतलब कोई इनविजिबल होकर हर वक्त उसके बहुत करीब था। उसी जगह उसे एक नाइफ और घर के ब्लूप्रिंट्स भी मिलते हैं। तभी नीचे से आवाज आती है। वो नीचे उतरती है, और किचन में पहुंचते ही इनविजिबल आदमी अचानक उसका गला पकड़ लेता है। वो हवा में हाथ पैर मारती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो उसे जोर से दीवार पर पटक देता है, फिर डाइनिंग टेबल पर फेंक देता है, फिर फ्लोर पर घसीटता है। बहुत मुश्किल से वो खुद को छुड़ाती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर सड़क पर पहुंचकर वो एक टैक्सी लेती है और सीधे एड्रियन के पुराने हाउस चली जाती है। वहां बेसमेंट लैब में उसे एक हाईटेक इनविजिबल सूट मिलता है। पूरा सूट छोटे छोटे कैमरा से बना होता है जो लाइट को बेंड करके इंसान को इनविजिबल बना देता है। अब उसे समझ आता है कि एड्रियन इसी टेक्नोलॉजी से इनविजिबल होकर उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो सूट उठाकर छिप जाती है और किसी तरह वहां से भाग निकलती है। फिर वो एमिली को फोन करती है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। रेस्टोरेंट में दोनों बैठती हैं। सिसिलिया उसे सब सच बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक हवा में एक नाइफ उठता है और सीधे एमिली के गले पर चल जाता है। खून बहने लगता है और अगले ही पल नाइफ सिसिलिया के हाथ में आ गिरता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। सबको लगता है कि सिसिलिया ने मर्डर किया है। पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पूरे रास्ते वो चिल्लाती रहती है, मैंने नहीं किया, इनविजिबल आदमी ने किया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फेज शुरू होता है। लेकिन ऑफिसर्स आपस में हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है वो पागल हो चुकी है। स्टेशन पहुंचने के बाद डॉक्टर्स उसका मेंटल इवैल्यूएशन करते हैं। डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि वो सीवियर ट्रॉमा और पैरानोआ से गुजर रही है। कोर्ट भेजने की बजाय उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में उसका एक अलग ग्लास रूम होता है। रूम में कैमरास लगे होते हैं। दरवाजा बाहर से लॉक रहता है। हर वक्त कोई ना कोई नर्स या गार्ड उसे देख रहा होता है। वो बार बार कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, एड्रियन जिंदा है। लेकिन सब उसे मेंटली अनस्टेबल पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसे मेडिसिन्स दी जाती है, सेडेटिव्स दिए जाते हैं। वो कमजोर पड़ने लगती है। एक दिन नर्स उसके पास इंजेक्शन लेकर आती है। वो कहती है, ये तुम्हें काम कर देगा। सिसिलिया डर जाती है। उसे पता है अगर वो बेहोश हो गई तो इनविजिबल आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तभी अचानक कमरे की चेयर अपने आप पीछे खिसकती है। ब्लैंकेट हिलने लगता है। लाइट्स हल्की फ्लिकर करती हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर उसके कान के बिल्कुल पास कोई धीरे से फुसफुसाता है, सरप्राइज। वो वही आवाज थी, एड्रियन की आवाज। वो जम जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। अब उसे 100% यकीन हो जाता है, एड्रियन यही है, इनविजिबल होकर। उसी दौरान जेम्स हॉस्पिटल आता है। जेम्स अब ऑफिशियली केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो सिसिलिया से बात करता है। सिसिलिया उसे बताती है कि उसके पास प्रूफ है, इनविजिबल सूट है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन वो प्रूफ अभी रिवील नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है एड्रियन यहीं खड़ा सब सुन रहा है। तभी डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट लेकर आते हैं। जेम्स रिपोर्ट पढ़ता है और अचानक उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है, पेशेंट इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर सिसिलिया का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मतलब एड्रियन अब भी उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। मतलब वो उससे कभी पूरी तरह बच ही नहीं पाई। तभी एड्रियन का भाई टॉम अंदर आता है।
वो बहुत काम वॉइस में बात करता है, लेकिन उसकी बातों में साफ मैनिपुलेशन होता है। वो कहता है, अगर तुम कोऑपरेट करोगी, अगर तुम एड्रियन के पास वापस जाओगी, तो सारे चार्जेस हट जाएंगे, इनहेरिटेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। मतलब साफ था, ये सब प्लान था। टॉम भी एड्रियन के साथ मिला हुआ था। सिसिलिया डील रिजेक्ट कर देती है, लेकिन क्वाइटली उसकी ब्रीफ केस से एक पेन उठा लेती है। रात में अचानक हॉस्पिटल में केओस मच जाता है। इनविजिबल आदमी गार्ड्स पर हमला करता है। एक गार्ड हवा में उठकर दीवार से टकराता है, दूसरा जमीन पर घसीटा जाता है। डोर्स अपने आप बंद हो रहे होते हैं, लोग चीख रहे होते हैं। सिसिलिया मौका देखकर पेन से इनविजिबल सूट पर वार करती है। सूट डैमेज हो जाता है, स्पार्क्स निकलने लगते हैं। अब एड्रियन थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स भी उसे देख पाते हैं। गनफायर शुरू हो जाती है। वो भागता है। सिसिलिया एक गन उठाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कॉरिडोर, स्टेयर्स, पार्किंग गराज। वो लगातार उसका पीछा करती है, लेकिन अचानक वो पलटकर उसे पकड़ लेता है, उसका गला दबाता है और कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं जेम्स और सिडनी दोनों को मार दूंगा, जैसे एमिली को मारा। ये सुनकर उसका खून सूख जाता है। वो तुरंत जेम्स को कॉल करती है, चिल्लाकर कहती है, घर जाओ, सिडनी खतरे में है। जेम्स भागता है। इनविजिबल आदमी भी वहीं जाता है। घर में फाइनल फाइट शुरू होती है। सिडनी पेपर स्प्रे मारती है, जेम्स उससे भिड़ जाता है। सिसिलिया फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पूरे रूम में स्प्रे करती है। पाउडर इनविजिबल बॉडी पर जम जाता है। अब वो साफ दिखाई देने लगता है। जेम्स गोली मार देता है। वो गिर जाता है। सूट उतारते हैं, लेकिन अंदर एड्रियन नहीं, टॉम होता है। सिसिलिया समझ जाती है, दोनों भाई मिलकर ये खेल खेल रहे थे। पुलिस बाद में एड्रियन को बेसमेंट में बंधा हुआ ढूंढती है। वो विक्टिम बनने का नाटक करता है, लेकिन सिसिलिया जानती है ये सब फेक है। कुछ दिन बाद वो एड्रियन से आखिरी बार मिलने जाती है। हिडन माइक से जेम्स सब सुन रहा होता है। एड्रियन इमोशनल बनकर बात करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्फेस कर देता है। सिसिलिया वॉशरूम जाती है, छुपाया हुआ इनविजिबल सूट पहनती है, बाहर आती है और बिल्कुल उसी तरीके से उसका गला काट देती है। नाइफ उसके हाथ में छोड़ देती है। सीन सुइसाइड जैसा दिखता है। जेम्स सब समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है इस बार जस्टिस हुआ है। आखिरकार सिसिलिया हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।